उदय सिंह यहाँ एसडीएम हुआ करते थे। अरुण भाई जुलूस लेकर के आगे से आए, तो जैसे ही वो जुलूस को लेकर के वहां पर भाषण देने लगे तो उदय सिंह आ गए बीच में। उन्होंने कहा कि अरे तुम अरुण, तुम हट जाओ यहां से, ये चाय वालों से मैं अपने आप बात करता हूं। अरुण भाई ने कहा भाई मैं इन्हीं के साथ आया हूं, इनका नेता हूं। उन्होंने तुम हट जाओ। तो एक बार बोला तो मैं झेल गया, दूसरी बार बोला तो मैं झेल गया, लेकिन तीसरी बार में आपने देखा मेरे को ऐसा गुस्सा आता है। फिर जब कोई आदमी गलत करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। मैं यहीं से खड़ा हुआ वहां से, और मैंने कहा उदय सिंह हट जाओ, तुम तय करोगे क्या कौन नेता है किसी आंदोलन का? ये तय करेगी जनता। चाय वालों ने उसको नेता माना अपना, तुम कौन हो तो बताने वाले? बात होगी तो अरुण भाई से होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैं खड़ा हो गया और मैंने वहां बोलना शुरू किया। चाय वालों ने कहा आप भी हमारा साथ दो। इस तरह से मैं उस आंदोलन का हिस्सा बना और 7 दिन 7 रात हम लोग वहां बैठे रहे। लेकिन उस आंदोलन में एक चीज और हुई जो सीखने वाली थी, जिसने मुझे भी सिखाया। वो ये हुई कि आंदोलन के 7वें दिन वन विभाग में तब एक बनर्जी हुआ करते थे, डीएफओ, उनका एक आदमी, यहाँ थाने में एक हुआ करते थे श्रीमान श्री बौठियाल जी, और वहां जो जेपी कंपनी में एक हुआ करता था बहुगुणा दलाल, था तो यहीं का, लेकिन वो जो है कंपनी के और चाय वालों के बीच में और ये सब करता था। यहाँ भी है एनटीपीसी में, सभी जगह होते हैं। तो रखते हैं एक पीआरओ अधिकारी। तो उनके साथ हमारी वार्ता हुई। पुल के इस तरफ जो हमारा पुल है जेपी कंपनी वाला, उसके इस तरफ हम बैठे और बातचीत हुई। मैंने उनको घुमा फिरा करके किसी तरह इस समझौते पर ले आया कि भाई तुम्हारा जो 45 करोड़ रुपया, कुछ करोड़ रुपया वहां था, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके आप चाय वालों को दे दो। 5 लाख पर बात नहीं बनी, बात बनी 2.5 लाख पर। चाय वाले होंगे यहाँ सुन रहे होंगे, उनको पता है, याद है भाई चाय वालों। तो 2.5 लाख पर समझौता हो गया। 2.5 लाख पर उन्होंने कहा कि हम हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए चाय वालों को देने। समाज के साथ ऐसा मत करो। मैंने अभी भी उनसे कहा, एक जियोलॉजिस्ट मुझे यहाँ पीछे मिली, उनसे भी मैंने कहा ऐसा मत करो। वो जो उसने कर दिया, रौतेला जी ने गलत कर दिया। मैं लगातार बोल रहा हूं, शराब के नशे में थे और उन्होंने रिपोर्ट बना दी, उनको वापस लेनी चाहिए अपनी बात, लेकिन वो लगातार उसको दोहरा रहे हैं। तो मैं भी लगातार दोहराऊंगा, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। इसलिए ये जो आए हैं, अब ये क्या कर रही है सरकार, क्योंकि हम लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि एनटीपीसी इसके लिए जिम्मेदार है और हमारे पास इस बात के तथ्य हैं। लगातार मैंने परसों भी फेसबुक लाइव में इसको स्पष्ट किया कि भाई जो उनकी ये, कल भी आज भी एक पत्रकार वहां गया है, उसने सुबह मुझसे पूछा अंग्रेजी चैनल का कि मैं एनटीपीसी में जा रहा हूं, क्या सवाल पूछूं? तो मैंने उसको भी कहा तुम उनको ये हेड रेस्ट टनल का किस्सा हमको मत सुनाओ, जहां वो मशीन फंसी है वो मत, उनसे ये पूछो तुम्हारी वो जो दूसरी वाली टनल है, बाईपास टनल, वो कहां है, किस जगह जा रही है, उसके बारे में पूछो। पत्रकार लोगों, वहां जाके अगर पूछना है तो ये पूछो, सही सवाल तैयार करो और तब सही जवाब मिलेगा। गलत सवाल लेके जाओगे और टीबीएम मशीन देख के खुश होके चाय कॉफी पी के आ जाओगे तो नहीं मिलेगा जवाब। और हमने जो है 2004 से रिसर्च कर रखी इसी काम पर। मेरा काम ही यह है परियोजना। हम तो टीएसडीसी वालों के साथ भी लड़े, विष्णु घाट पीपल कोठी में, हार्ट वालों के साथ भी खड़े हुए, बाद में वो हमारे साथ नहीं हुए, तो फिर हम भी अपनी लड़ाई पे आ गए। तो इसलिए ये क्या कर रही है सरकार, ऐसे दलाल लोगों को जो जनता के हितैषी होने के बजाय जनता के दुश्मन है, ऐसे लोगों को यहां इकट्ठा कर रही है ताकि कवर अप कर सके, ताकि बचाव कर सके कंपनी का। और कंपनी का बचाव करना जो है जनता के खिलाफ खड़ा होना है, हमारा ये मानना है। आज आने वाले हैं रवि चोपड़ा साहब, वे पहुंच रहे हैं, श्रीनगर से आगे चल दिए। वो कल आप लोग रहेंगे तो आपको संबोधित करेंगे, टाइम पर आ जाएंगे तो शायद आज ही, नहीं तो कल वो अपनी बात कहेंगे और डिटेल में बताएंगे कि वो तो इस दुनिया के, इस देश के बड़े साइंटिस्ट हैं। अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की, पहले यहाँ आईआईटी मुंबई से वो जो है इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ अमेरिका के विश्वविद्यालय में, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की है। तो वो ही जो है 2013 की आपदा के बाद जो सरकार ने कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष थे वो। उन्होंने कहा था कि ये जो एनटीपीसी की परियोजना है, ये विष्णु घाट पीपल कोठी परियोजना है और जो बाकी परियोजनाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उनको बंद नहीं किया। वो कह चुके थे इस बात को। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अभी जो ये 4 धाम परियोजना बन रही थी, उसकी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष भी वही थे, चोपड़ा साहब। हम गए थे उनके पास भी इस बाईपास को लेकर के। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक गाना भी एक उर्गम वाली महिला ने, मैंने उसको गाया है कि हमारो जोशीमठ बड़ा बाजार डुबणो से, एक कंपनी निर्भय की कंपनी तेरा खातिरा, ऐसा उसने गाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत दिल को छूने वाला, रुलाने वाला गाना है।
तो ऐसे लोग बहुत सारे गीत भी बना रहे हैं, कविताएं भी हैं, और लोगों ने भी लिख रहे हैं। तो ये भी एक समर्थन है। और बहुत सारे लोगों ने सहायता के लिए भी कहा। मैंने फिर कल भी दोहराया, आज भी दोहराया, वहाँ भी बोला लाइव में। अभी भी मेरे को राजीव नयन बहुगुणा जी का फ़ोन आया था। वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के पुत्र हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो उन्होंने भी अभी मुझे कहा कि यार जयपुर से मुझे फ़ोन आ रहा है कि क्या सहायता भेजनी है, टेंट भेज दें, फलाना भेज दें। मैंने कहा नहीं, यहाँ ऐसी आपदा है ही नहीं, बाढ़ थोड़ी आई है हमारे यहाँ। हम तो जो है आपदा की आशंका में जी रहे हैं, जाने क्या हो जाएगा, जाने क्या होगा। अभी मैं एक बैठक से बाहर आया हूँ, वो मीनाक्षी सुंदरम जो है वो आए हैं यहाँ, 2 दिन 3 दिन से कैंप कर रहे हैं। हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके वो जो है पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी अंदर। मैं तो खैर किनारे बैठा रहा क्योंकि हमको इस तरह से आमंत्रित नहीं किया गया था, तो मैं चला गया। तो वो कहने लगे कि भाई मीडिया में जो है बड़ा नेगेटिव प्रचार हो रहा है, नकारात्मक प्रचार, और ये जोशीमठ तो जो है पर्यटन नगरी है, फलाना है, ढिमका है, ये है, सो है, नकारात्मक प्रचार जाएगा तो इससे आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुनी हमने उनकी बात। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि महोदय, विनम्रतापूर्वक यानी हम्बली में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि जोशीमठ सुरक्षित है? अगर जोशीमठ सुरक्षित है तो हम तो ये मीडिया वाले सुबह से शाम तक हमको घेरे खड़े, हम बोल देंगे इनको भाई जाओ अपने घर, हम तो सुरक्षित हैं। सुंदरम साहब ने गारंटी दे दी लिख करके। लेकिन सुंदरम साहब आपके जो ये आयुक्त थे गढ़वाल के, इन्होंने कहा कि 40% शहर तबाह हो जाएगा। अब ये जोशीमठ कोई केक तो है नहीं गोल वाला, है ऐसा वर्ग भी नहीं है। आपने देखा होगा ना वर्ग होता है एक ऐसा चौखट, वो भी नहीं है कि आप काट करके एक हिस्सा अलग कर दोगे, ऐसा तो है नहीं। जोशीमठ तो ढलान है और वो ढलान का एक हिस्सा जाएगा नीचे ऐसे कट करके, तो सब जाएगा दड़म 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 दड़म। तो आप बताओ कि क्या है इसमें सच्चाई, बताओ। क्योंकि आपका मुख्य ये जो आयुक्त है तो ये कह रहे हैं, और जो दूसरे वाले आपके और बड़े वाले हैं, सरदार जी जो सचिव हैं आजकल हमारे सूबे के मुख्य सचिव, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय के सचिव की बैठक में ये कहा कि जोशीमठ का 300 मीटर हिस्सा जा रहा है। अब ये 300 मीटर तो एक नाप नहीं होता, नाप होता है जो किसी इलाके का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग मीटर, ये वर्ग किलोमीटर। अब ये मीटर वाला जो नाप है वो पता नहीं कहाँ से लाए हैं। तो हो सकता है कि उनके कोई नई बात उनके पास हो, तो 300 मीटर वाला नाप भी हमको बता दो, वो 300 मीटर कौन सा वाला हिस्सा जोशीमठ का जा रहा है। तो सुंदरम साहब ने कहा कि नहीं, आई कांट अश्योर यू, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, आपको ऐसा वो नहीं दे सकता, लेकिन ये तो वैज्ञानिक बताएंगे। और जब वैज्ञानिक बताएंगे तो आप काहे को बोल रहे हो कि नकारात्मक प्रचार मत करो। हम नकारात्मक क्या प्रचार कर रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं भाई हम डूबने वाले हैं, हमको बचाओ। ये नकारात्मक प्रचार है। हम कह रहे हैं कि हमारा पूरा शहर जा रहा है और आपने 14 महीने की देरी कर दी। हम लगातार 14 महीने से बोलते रहे। 17 नवंबर को हमने पहला जुलूस यहां निकाला है, उस दिन हमने ज्ञापन दे दिया आपको, आपके मुख्यमंत्री को, तब से उसने कुछ नहीं किया, सोया रहा। हम आपदा प्रबंधन के सचिव से मिल गए 26 अगस्त को, मैं गए, कमल रतूड़ी जी गए, और ये हमारे अजय भट्ट भी आए हैं यहाँ, इंद्रेश मैखुरी गए। उस दिन भी हमने उनको चेतावनी दी कि साहब पूरा शहर जाने वाला है, कुछ तो कीजिए। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, 24 दिसंबर को हमने पहला जुलूस निकाला। तब तक हम शांत बने रहे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री साहब मुंह लगाने को तैयार नहीं, बैठने तक को नहीं कह रहे हैं लोगों को। इसके बाद हम क्या करते? बाहर आए तो ये बीजेपी के साथियों ने कहा कि साहब हम महेंद्र भट्ट के पास जाते हैं, चले गए वहां भी। शाम को मुझे भी बुला लिया, मैंने कहा था तुम्हारी पार्टी का आदमी है, तुम अपने पार्टी के नेता से पूछ लो कि भाई क्या करना चाहिए इस मामले में। उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री से इनकी 10 बजे की मुलाकात है, आप भी आ जाओ बताने के लिए। अरे मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा, सारा एक तो ज्ञापन में लिखा हुआ है कि नहीं भाई साहब आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, आप जरा ठीक से बता दो इनको, भट्ट जी को। करता क्या ना करता, हमको जोशीमठ का सवाल, पार्टी पुर्टी जाए तेल लेने। हमने कहा छोड़ो चलो भाई, इन्होंने भी जिद की, ये अपने कमल रतूड़ी जी ने, शैलेंद्र पवार जी ने भी कहा अरे यार अतुल भाई हमेशा के लिए रह जाएगा कि महेंद्र भट्ट हमारा भला करने वाले थे और तुमने जिद कर दिया अपने अकड़ के चक्कर में। मैंने कहा मैं अकड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे को जो है लोगों की बड़ी परख है, और मैं जब एक बार चावल का एक सित्ता देख लेता हूं, मैं बार बार दोबारा वो चावल नहीं पकड़ता, ये मेरी आदत है। इन्होंने जिद करके मुझे गाड़ी में बैठाया नगर पालिका के और भेज दिया वहां। चला गया मैं उनके दरवाजे पर, 7:30 पौने 8 बजे मैं उनके घर में पहुंचा। डिटेल आधा घंटा मैंने उनको समझाया। जब उनकी समझ में फिर भी नहीं आया तो मैंने लिखित में पॉइंट बनाए बाकायदा कि पहला नंबर
एनटीपीसी, दूसरा नंबर बाईपास, तीसरा नंबर ये जगह है, चौथा नंबर कमेटी बनाओ, पांचवा नंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ। ये 5 बातें हम कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। भट्ट जी ने बाकायदा कलम से, नीली वाली कलम से सफेद वाले कागज पर बिल्कुल ये सब बातें लिखी, पैड था उनके पास। हम संतुष्ट होकर आ गए, हम तो बड़े खुश कि 10 बजे मुख्यमंत्री के पास अब भट्ट जी जाने वाले हैं, हमारा भला होने वाला है। हमें क्या पता ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। सुबह हमने अखबार खोला 8 बजे, 11 बजे 12 बजे रात तक मैं उनके फोन का इंतजार करता रहा, और सुबह 8 बजे जो है जब अखबार खोला दैनिक जागरण में उनका बयान छपा हुआ है। अरे भट्ट जी तुमने क्या किया? ये फोन किया मैंने उनको, मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हैं, आपने हमको बेवकूफ बना दिया। आप कह रहे थे 10 बजे आपकी मीटिंग है और आपका बयान यहां छपा है। बयान अखबार, भाई मैं अखबार का आदमी रहा हूं, मैंने शुरुआत ही अपनी जिंदगी की पत्रकारिता से की, मुझे पता अखबार कितने बजे छपता है।